हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद्वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले लास्ट जो 2 क्लासेस हमने ली उसमें हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, या इम्पॉर्टेंट है हम कह सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं एग्जाम में। वो था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सबसे पहले तो है क्या। ठीक है, फिर हमने देखा कि टीचर सेंटर से किस तरीके से शिफ्ट हुआ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लेके, या जॉन डीवी जो थे हमारे, उन्होंने जो टैबुलर रासा का कंसेप्ट, जॉन लॉक थे जिन्होंने हमें टैबुलर रासा का कंसेप्ट दिया। ठीक है, फिर आते हैं हम कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या था, वो चीज़ को हमने डिस्कस किया। कुछ की प्रिंसिपल्स पढ़े हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच या एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसे कुछ की पॉइंट्स को हमने पढ़ा। ठीक है, फिर आते हैं हम ट्राइपोलर प्रोसेस, जो कि हमें जॉन डीवी ने दिया, जो कि जॉन डीवी ने 3 चीज़ों पर इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। एक स्टूडेंट, एक लर्नर और एक लर्निंग इन्वायरमेंट, या जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। ठीक है, तो ये तो था हमारा ओवरऑल टॉपिक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है वाइगॉट्स्की सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, जो ये है वाइगॉट्स्की सोशल कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, जो है ये वाइगॉट्स्की की, इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे वाइगॉट्स्की थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशिया के थे। इन्होंने बहुत सा काम किया रशिया में, और इसके साथ साथ इनकी जो हम कह सकते हैं जो इनकी डेथ थी, इनका डेथ जो हुआ वो अराउंड 37 ईयर या 38 क्या आप कह सकते हो, इतने ईयर में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से इनके कुछ जो ये काम थे वो अधूरे रह गए थे। बट जो ये थ्योरी है इनकी, जो ये सोशल कल्चरल थ्योरी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है इनकी। ठीक है, तो इसको इन्होंने पूरा किया, और इस पे हम बात करते हैं क्या कहती है ये थ्योरी, या वाइगॉट्स्की जो है उनका सबसे ज़्यादा फोकस इस थ्योरी पे किस पे था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो हमारे वाइगॉट्स्की थे। ठीक है, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, फिर ये सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे। अब सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, a social constructivist is someone who believes that knowledge and understanding are actively constructed through social interaction and cultural context rather than being passively received. इन्होंने कहा सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट वो होते हैं जो बिलीव करते हैं या नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू किसके थ्रू, सोशल इंटरैक्शन के थ्रू, सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट कर कर नॉलेज को गेन करना, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। जो ये मानते हैं जो लोग इस बारे में कि जो नॉलेज है वो सोशल इंटरैक्शन से डेवलप हो सकती है। ठीक है, या उससे गेन कर सोशल इंटरैक्शन से गेन करी जा सकती है, तो ये वो होते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इनका जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, उनका मानना ये होता है कि भाई नॉलेज जो है वो बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, ना कि वो पैसिवली सिर्फ चीजों को रिसीव करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, लर्निंग इज नॉट एन इंडिविजुअल आइसोलेटेड प्रोसेस बट अ कोलैबोरेटिव वन। इन्होंने कहा कि जो हमारा, अगर हम एक एग्जाम्पल भी ले, तो जो हमारा एजुकेशन है ना, या जो चीजें लर्निंग जो हम ये कह रहे हैं, जो लर्निंग है ना वो इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है। यानी कि एक कमरे में एक बच्चे को बिठाकर लर्निंग नहीं कराई जा सकती। क्यों? वो बोर हो जाएगा, कोई एक्टिव चीज नहीं, कोई एक्टिविटी है ना कुछ और है, सिर्फ उसके अंदर चीजें भरी जा रही हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा बोर हो जाएगा, कुछ चीजें याद रखेगा, कुछ चीजों को
भूल जाएगा। तो इन्होंने यही कहा है लर्निंग जो है वो एक इंडिविजुअल चीज नहीं है या आइसोलेटेड चीज नहीं है, उसको दूसरे चीजों से कोलैबोरेट कर कर हम लर्निंग बच्चे की करा सकते हैं। उसके एक ऐसा एनवायरनमेंट देके उस एनवायरनमेंट के साथ बच्चे को कोलैबोरेट कर कर वो सोशल इंटरेक्शन जो बच्चे का हो रहा है उसके साथ लर्निंग को कोलैबोरेट कर कर हम बच्चे को लर्निंग करा सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चा सोशल इंटरेक्ट होता है उस चीज के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, जो उसके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उनके साथ इंटरेक्शन करता है, तब जाके बच्चे की जो लर्निंग होती है वो डेवलप होती है। यानी कि सिंपल सी बात है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो इस चीज पर फोकस करते हैं या इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो बच्चा है वो अपने नॉलेज को सोशल इंटरेक्शन यानी कि सोसाइटी के साथ या सोसाइटी है या फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी के लोग जो हैं उनके साथ इंटरैक्ट कर कर जो बच्चा है वो अपने नॉलेज को, अपने लर्निंग को क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये होते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो हमारे वाइगोत्स्की थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और दूसरा कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है, और 37-38 के आसपास इनकी ईयर के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। सबसे पहले इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इनको बोला जाता है। किनको? वाइगोत्स्की को। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कौन है, तो आप आंसर देंगे वाइगोत्स्की। ठीक है, इन्होंने कहा डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है। आगे हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में डिवाइड है, बच्चा स्टेजेस में डेवलप करता है। बट जो हमारे वाइगोत्स्की हैं उनको अपोज किया, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है, बच्चा कॉन्टिन्यू बेसिस पर अपने एनवायरनमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करता है, और जैसे धीरे धीरे वो चीजों के साथ इंटरैक्ट करता है वैसे ही वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इन्होंने ये कहा, ठीक है। फिर सबसे मेन जो 3 पॉइंट है हम कह सकते हैं जो इस थ्योरी के बैकबोन हम जिन्हें कह सकते हैं वो ये 3 वर्ड है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा अगर फोकस किया है इस चीज पे तो इन 3 पॉइंट्स पे वाइगोत्स्की ने, इन 3 टर्म्स पे वाइगोत्स्की ने इस थ्योरी में सबसे ज्यादा फोकस किया, जिसमें सोसाइटी आ गया हमारा, कल्चर आ गया और लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले सोसाइटी कि भाई बच्चा सोसाइटी के साथ सोशल इंटरेक्शन कर कर लर्निंग को गेन करेगा, ठीक है, अपने कल्चर के साथ घुलेगा मिलेगा तब जाके उसकी लर्निंग होएगी। और लैंग्वेज, ठीक है। अब धीरे धीरे हम पढ़ते हैं इन्होंने किस बारे में, किस चीज की बात करी। ठीक है, इन्होंने कहा एज या स्टेज, एज हो या स्टेज हो, इट डजेंट मैटर। इन्होंने कहा बच्चे की डेवलपमेंट में एज और स्टेज मैटर नहीं करती, इन्होंने बिल्कुल इसको निग्लेक्ट किया। इन्होंने कहा बच्चे का डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ सोशल इंटरेक्शन से होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लर्निंग प्रोसीड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन्होंने बोला बच्चा सबसे पहले सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करता है, चीजों को सीखता है, चीजों को समझता है, और जैसे जैसे वो सोशल इंटरैक्शन करता है यानी कि अंतःक्रिया वो करता है, वैसे वैसे वो डेवलप होता है। यानी कि पहले बच्चा इंटरैक्शन करता है चीजों को, पहले बच्चा लर्न करता है अपनी सोसाइटी से चीजों को, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने कहा लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे जो पियाजे ने क्या कहा, पियाजे ने कहा कि भाई, पियाजे ने क्या किया, डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांटा, स्टेजेस में बांटा। इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चा डेवलप होगा वैसे वैसे लर्निंग होगी। बट जो वाइगोत्स्की है उसके बिल्कुल उल्टे हैं, उन्होंने कहा भाई पहले लर्निंग होगी बच्चे की और फिर जाके बच्चा डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये तो था कुछ मेन कंसेप्ट। फिर आते हैं हम, इन्होंने कुछ टर्म्स दी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने डाली, इन्होंने जिसपे फोकस किया वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ यानी कि जिसको हम जेडपीडी या जीपीडी भी कह देते हैं। अब देखो ये क्या है, इसको धीरे धीरे करके समझते हैं और उसके बाद हम इस जो फ्लो चार्ट ये जो है या जो ग्राफ है इसके थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, जिसको कि हम जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, The zone of proximal development, ZPD, is one of the Vygotsky's most famous concept है इनका ये एक। ठीक है, it refers to the range of task that a child can perform with guidance but
कैन नॉट येट अकम्प्लिश इंडिपेंडेंट इन। देखो अगर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ ये क्या कहना चाहता है। देखो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है ZPD का, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका सीटेट का एग्जाम है, उसका जो कहते हैं ना हमें जो क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना, क्या होता है क्वालिफाइंग नेचर का हमारा क्या होता है, सीटेट का एग्जाम होता है जिसमें हमें 90% मार्क्स हमें लाने होते हैं। कितने मार्क्स लाने होते हैं, 90% मार्क्स हमें चाहिए, ठीक है। और आपने मूक लगाया, ठीक है, आपने मूक टेस्ट लगाए, आपके आ रहे हैं 81 मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। और एक है आपके भाई आपको तो 140 चाहिए, ठीक है। ये 3 हमने टारगेट सेट कर दिए। ये तो है आपका कौन सा जोन, जो कि आप इसको अचीव कर पा रहे हैं विदाउट किसी हेल्प की वजह से। ये आपका लेवल है जो कि आप अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है, कि विदाउट किसी की हेल्प नहीं ली आपने, इतना आप कैपेबल हैं कि आप 80-81 ला पा रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम 90 पे। ये जो 90 है ये क्या है आपका ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी ZPD कैसे है, और ये क्या है आपके बियॉन्ड रीच, भाई आप यहां तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है, बियॉन्ड रीच, ये आपके है बियॉन्ड रीच। यानी कि देखो ये तो था आपका जो 80% जो ये मार्क्स हैं आपके, ये तो था आपके भी आप इतना कैपेबल हो, आप इतना रीच कर पा रहे हो विदाउट किसी की हेल्प के। भाई आपको चाहिए 90 मार्क्स, किसके लिए, क्वालिफाई के लिए, क्वालिफाई तो करना है ना पेपर, तो 90 मार्क्स चाहिए। तो ये जो ZPD है यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप किसी की हेल्प के लेकर आप इस 90 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, आप इतना कर सकते हैं किसी की हेल्प लेकर, ठीक है। कोई आपको गाइड करे या किसी तरीके की आपको हिंट दे, तो वो जो हेल्प या जो गाइड जो हो रही है आपकी, तब आप जाके अपना ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जहां तक प्रॉक्सिमिटी है एक चीज की। जैसे अगर मैं आपको ये जो पीछे मैंने एक डायग्राम लगाया इसको देखते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, मैंने आपको बोला जो ये है आपका 80% मार्क्स, ये है आपके 90% मार्क्स, भाई जो आपको क्वालिफाई करने के लिए पेपर चाहिए। और ये है भाई आपके 140 मार्क्स % जो कि भाई आप आउट ऑफ रीच है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो था कैन वर्क अनअसिस्टेड, यानी कि ये वो एरिया है, 80% मार्क्स आपके वो है कि जो आप विदाउट किसी की हेल्प के आप खुद ला रहे हो, इतने कैपेबल आप हो, ठीक है। ये जो बीच का एरिया है ना आपका, यानी कि ये जो बीच का एरिया है ये है आपका, ये जो बीच का एरिया है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि आप अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि भाई आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप किसी की हेल्प से उस जोन तक पहुंच सकते हैं, यानी कि आपके 90% मार्क्स अगर आपको लाने हैं, अगर आपको कोई हेल्प करता है तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वही है आपका ये जो बीच का एरिया जो है, ये तो वो है जो आप कर रहे हैं, और ये जो है कि आप किसी की हेल्प की वजह से उस चीज को अचीव कर रहे हैं। तो यही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये तो भाई है कि आउट ऑफ रीच, आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते, आपको हेल्प दी जाए, नीड दी जाए, आपको गाइड करा जाए, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो ये है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हम आगे समझते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक बीच का जो आपका कह सकते हैं हम, जो जैसे कि अगर मैं आपको एक जैसे ये तो है आपका रियल, हम कह सकते हैं जो रियल डेवलपमेंट है आपका, जो आपका 80% जो हमने मार्क्स की बात करी, ये आपका रियल डेवलपमेंट है। और जो यहाँ पे 90% मार्क्स का है ना, ये आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, यानी कि
आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर आपको कोई हेल्प करता है तो आप अपने जोन ऑफ जो प्रॉक्सिमिटी है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहता है। दिस कंसेप्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद गाइडेंस और असिस्टेंट। यानी कि ये उन दोनों के बीच का वो डिफरेंस है कि क्या बच्चा खुद कर पा रहा है, ठीक है, और क्या बच्चा किसी की हेल्प की उससे कर पा रहा है। तो जो बीच का डिफरेंस है ना, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ आया। चिल्ड्रन कैन प्रोग्रेस एंड लर्न न्यू स्किल if they receive help from a more knowledgeable person such as a teacher and parent। और अब वो जो गाइडर होगा वो आपसे मोर नॉलेजेबल तो होगा ही ना, तो उसकी हेल्प से बच्चा अपने उस जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी को अचीव या वो जो पोटेंशियल है उसका उसको अचीव कर लेता है। ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड कैन सॉल्व सिंपल मैथ प्रॉब्लम अलोन बट नीड गाइडेंस टू टेकल मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब देखो बच्चा है, ठीक है, ये 3 है यहाँ पे। ये बच्चे का है नॉर्मल मैथ्स प्रॉब्लम जो है, ठीक है, और ये है बच्चे का थोड़ा सा जो टेकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, यानी कि जो बच्चे की थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है जिनको कि बच्चा टैकल करेगा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जिसको कि बच्चा टैकल करेगा या वो पोटेंशियल उसमें है कि वो उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो ये जो बीच का एरिया है ना, इसी को कहते हैं हम ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ आया। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है हमारे स्कैफोल्डिंग की। अब स्कैफोल्डिंग क्या है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग होता है टेम्पोररी हेल्प, ठीक है। एग्जाम्पल, हिंट देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम बच्चे को दे देना, पूरी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना बल्कि बच्चे को एक हिंट के थ्रू या हाफ सॉल्व प्रॉब्लम बच्चे को देना, ताकि वो जो उसका ZPD है ना, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, या वो पोटेंशियल जो है उसके अंदर उस क्वेश्चन या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसे वो अचीव कर सके। ठीक है, या एक तरीके की हेल्प कह सकते हैं, टेम्पोररी हेल्प हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग को। स्कैफोल्डिंग इज एन सपोर्ट प्रोवाइड टू लर्नर टू हेल्प देम कंप्लीट टास्क विद इन देयर ZPD। जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्या कहा मैंने आपको कहा कि बच्चे का ये क्या है, बच्चे का रियल डेवलपमेंट है, ठीक है ना। क्या है, एक मिनट, ये है बच्चे का रियल डेवलपमेंट, ठीक है। ये आया बच्चे का पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि जिसको कि हमने कहा ZPD कहा इसको हमने, ठीक है। तो इसके बीच में जो ZPD तक पहुंचने के लिए, यानी कि उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए जो हेल्प लग रही है, जो गाइडेंस मिल रही है या हिंट मिल रहा है या कोई अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम बच्चे को दी जा रही है, उसे कहते हैं हम क्या, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कोई इंसान को हम नहीं कह रहे, यहाँ पे जो हिंट, जो आइडियाज, जो हम कह सकते हैं कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम जो बच्चे को दी जा रही है उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, वो हम कह रहे हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग इंक्लूड आस्किंग गाइडिंग क्वेश्चंस, ऑफरिंग हिंट्स और डेमोन्स्ट्रेटिंग अ टास्क। तो आई होप आपको स्कैफोल्डिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टर्म आती है उसमें आती है हमारी मोर नॉलेजेबल अदर। अब स्कैफोल्डिंग हमें कौन देगा, जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है उस फील्ड में या जो चीज हम कर रहे हैं उस चीज के लिए जो हमें स्कैफोल्डिंग दी जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है, मोर नॉलेजेबल अदर। चाहे वो बच्चा हो, चाहे उसमें एज कोई मैटर नहीं करती, वहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है कि भाई इंसान को कितना एक्सपीरियंस है, इंसान को कितना नॉलेज है उस बारे में। अगर उसे आपसे ज्यादा नॉलेज है तो वो आपको स्कैफोल्डिंग
दे सकता है। तो जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो आपसे बड़ा भी हो सकता है और आपसे छोटा भी हो सकता है, बट उसके अंदर उस चीज को लेकर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो द मोर नॉलेजेबल अदर इज अ की फिगर इन अ वाइगॉत्स्की थ्योरी एंड MQ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर इज एनी मोर विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर स्किल लेवल इन अ पर्टिकुलर एरिया देन द लर्नर। भाई मैंने आपको बोला भाई उसको नॉलेज होनी चाहिए, आपसे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जो MQ वो टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, इवन आपका पीयर भी हो सकता है। ठीक है, और इवन कोई डिजिटल रिसोर्स भी हो सकता है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, ये टेक्नोलॉजी, AI टूल्स, चैट GPT इस तरीके का कोई टूल हमें नहीं देखने को मिलता था। तो उस टाइम पे जो हमें स्कैफोल्डिंग दी जाती थी वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे पीयर्स के थ्रू, हमारे जो गुरु हैं, हमारे टीचर्स होते थे उनके थ्रू दी जाती थी, है ना, चीजों को समझने के लिए, चीजों को जानने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बट अब क्या है भाई, टेक्नोलॉजी आ गई है, AI टूल आ गया है, चैट GPT आ गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे AI टूल्स आ गए हैं कि भाई उनकी वो हमें इस तरीके की स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डिजिटल रिसोर्सेज जो है हमारे, जो हमारे हमें स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं किसी चीज या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्कैफोल्डिंग, जो MQ हो सकता है आपका, वो कौन हो सकता है, डिजिटल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं आपके। क्यों? क्योंकि वो आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल भी है। तो इसी यहाँ पे डिजिटल रिसोर्सेज जो होंगे उनको भी हम MQ कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अ पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू टाई शूलेस सर्व एज अ MQ। देखो भाई बच्चा होता है, जब बच्चा छोटा होता है उसको अपने शूलेस बांधने नहीं आते, पेरेंट्स को तो आते हैं ना। तो बच्चा क्या करता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो मोर नॉलेजेबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो पेरेंट्स जो है वो MQ हो गए, और जो बच्चा हो गया वो उसके अंदर पोटेंशियल है उस चीजों को, यानी कि उसके अंदर ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी है कि वो उस चीज को अचीव कर लेगा, शूलेस बांधना सीख लेगा। बट उसे एक स्कैफोल्डिंग मिलेगी किसके थ्रू, मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि पेरेंट्स के थ्रू, तब जाके वो उस पोटेंशियल को अचीव कर पाएगा। तो आई होप आप इन तीनों चीजों को कनेक्ट कर पाए होंगे। अभी मैं आपको छोटे से उससे समझा देती हूँ कि क्या कह रहा है। ठीक है, देखो ये है आपका जो आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ रीच है आपके। ठीक है, ये आ गया आपका ZPD, और ये आ गया आपका रियल डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो आप हो, जैसे हम शूलेस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपको शूलेस बांधना नहीं आता, ठीक है, आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये है कि आप शूलेस बांधना सीख जाओगे। आपका ZPD क्या है, आपको कोई हेल्प करेगा, आपको कोई गाइड करेगा तो आप सीख जाओगे। ठीक है, और वो जो हेल्प आपको मिल रही है, वो गाइडेंस जो मिल रही है, उसे क्या कह रहे हैं हम, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं, स्कैफोल्डिंग। और वो हेल्प जो दे रहा है, जो पर्सन है, उसको हम क्या कह रहे हैं, MKO, यानी कि MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। तो आई होप आप इन तीनों टर्म्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ इन मोर इम्पोर्टेंट टर्म्स पर, जो थी हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग। सबसे फर्स्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग, असिस्टिव लर्निंग। अब देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है। अब जो पियाजे हैं, सॉरी जो वाइगॉत्स्की हैं, वो क्या कहते हैं, भाई बच्चा सोशल इंटरेक्शन से चीजों को सीखता है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा, इन्होंने कुछ टर्म्स दी इसी से रिलेटेड, कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि जो बच्चा है, बच्चे को ग्रुप में बिठाओ, बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज दो कि वो अपने जो उसके क्लासमेट्स हैं, जो सिर्फ क्लासमेट्स नहीं, बच्चा टीचर के साथ भी कोलैबोरेट कर अपनी लर्निंग को फुलफिल करे। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का इन्होंने एक टर्म दिया। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी वही है, बच्चा कोऑपरेट करना सीखे दूसरों के साथ, बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज करे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करे। ठीक है, अपने थॉट्स रख के दूसरों के थॉट्स से समझे, दूसरों के पर्सपेक्टिव को बच्चा समझ पाए। तो यही है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर आ जाता है हमारा रेसिप्रोकल लर्निंग। अब रेसिप्रोकल लर्निंग में क्या आता है, देखो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी रेसिप्रोकल लर्निंग हो सकती है, और स्टूडेंट के बीच में भी रेसिप्रोकल लर्निंग हो सकती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, डिबेट। अब डिबेट में क्या होता है, एक अगेंस्ट में होता है, एक फेवर में होता है।
तो वहां पे लर्निंग तो रेसिप्रोकेट हो रही है ना। एक बच्चा अगेंस्ट में, एक बच्चा फेवर में बोल रहा है, दूसरा बच्चा उसे सुन रहा है, फिर उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, वो भी क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, आगे से स्टूडेंट भी क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट भी क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो यहाँ पे लर्निंग रेसिप्रोकेट हो रही है ना। ऐसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी रेसिप्रोकल लर्निंग हो सकती है। कैसे हो सकती है? टीचर ने बच्चे को खड़ा किया, उसने कुछ क्वेश्चन पुट अप किया, या टीचर ने बोला ये इस तरीके से होगा, फिर बच्चे ने पूछा मैम इसके पीछे का क्या रीजन है, तो मैं टीचर रीजन बता रही है, तो यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, जो लर्निंग हो रही है वो रेसिप्रोकेट हो रही है टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी। तो यहाँ पे जो लर्निंग है, रेसिप्रोकल लर्निंग, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकती है, ठीक है, और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पीयर ट्यूटोरिंग में। वही जो बच्चे हैं अपनी क्लासमेट्स, अपने एज में जो एज के बच्चे हैं उनके साथ बच्चा लर्निंग करे, सोशल इंटरेक्शन करे, उनके साथ एक्टिविटीज करे, ग्रुप एक्टिविटीज करे, ठीक है। कुछ वो इसमें भी हम ये कह सकते हैं अगर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से ज्यादा आता है तो वो उसकी हेल्प करे, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं और मेरे फ्रेंड ही है, भाई मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है ज्यादा अच्छा है, मेरे फ्रेंड का नहीं है, तो वो हुआ तो मेरा पीयर ही ना, तो मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ इस चीज में, तो इसी को कहते हैं हम पीयर ट्यूटोरिंग। और हो सकता है जो उसका सब्जेक्ट वो मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा हो और मैं इतनी नहीं हूँ मैथ्स में अच्छी, तो वो मेरे को उस चीज के बारे में हेल्प कर सकता है या मुझे उस चीज को समझा सकता है, तो ये है पीयर ट्यूटोरिंग, ठीक है। ऐसे सब फिर आ जाता है हमारा लास्ट, जिसे हम कहते हैं असिस्टिव लर्निंग। अब असिस्टिव लर्निंग में क्या है, यहाँ पे होता है कि भाई आपको कोई असिस्ट कर रहा है किसी चीज को लेकर। अब असिस्ट कौन कर सकता है आपको, या तो आपके टीचर्स हो सकते हैं, या आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके पीयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहले के टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, पहले के टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस टाइम पे जो हमें असिस्ट किया जाता था हमारे गुरु के थ्रू हमें किया जाता था, हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें किया जाता था। बट अभी जो मॉडर्न टाइम है इसमें क्या आ गया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, AI टूल्स आ गए हैं, ChatGPT आ गया है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं जो हमारे जैसे आईफोन्स वगैरह में से सीरी टाइप इस तरीके के टूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें हर लेवल पर असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही है आपकी असिस्टिव लर्निंग, किसी चीज को करने के लिए आपको कौन असिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। वो आपसे बड़े भी हो सकते हैं, वो भाई मोर नॉलेजेबल अदर वाला यहाँ पे वर्क करेगा कि अगर जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है वो आपको यहाँ पे असिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 टर्म्स के बारे में वाइगोत्स्की ने बात करी। तो ये थी आपकी ओवरऑल थ्योरी, जिसमें हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले तो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है, फादर ऑफ सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इनको बोला गया। इन्होंने कहा डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, पियाजे ने कहा भाई डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है, स्टेजेस में बटी हुई है, ठीक है। इन्होंने 3 चीज को अपनी थ्योरी का बैकबोन बोला, जो कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई बैकबोन क्या है वाइगोत्स्की थ्योरी में, या किस चीज पर इन्होंने फोकस किया, या इसको आपको अरेंजमेंट में लगाने को मिल जाते हैं। तो SCL यानी कि सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है। इन्होंने एज और स्टेज पे मैटर नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया इन चीजों को। इन्होंने बोला कि लर्निंग पहले होती है फिर बच्चे की डेवलपमेंट होती है। उसी तरह वाइगोत्स्की ने बिल्कुल उल्टा बोला, पियाजे ने बिल्कुल उल्टा बोला। इन्होंने बोला बच्चे की पहले डेवलपमेंट होता है स्टेजेस में और फिर जाके बच्चा लर्निंग करता है चीजों की, ठीक है। फिर हमने ZPD के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, हमने इसके फोल्डिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर आते हैं उसके फोल्डिंग के बारे में हमने पढ़ा, हमने मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि MKO के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ 5 टर्म्स पढ़ी जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी को लेकर थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जो कि जिन पे वाइगोत्स्की ने फोकस किया, ठीक है। तो ये थी आपकी ओवरऑल थ्योरी। आई होप आपको थ्योरी अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी थ्योरी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपको जरूर आंसर मिल जाएगा उसका, ठीक है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।